स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। आपको बताऊंगी यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका पिछला लेक्चर देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, यहाँ रहेगा आई बटन, क्लिक कर दीजिएगा। अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। अब हम बताते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लुई 14वां का शासनकाल। लुई 14वां का शासनकाल। इसका जन्म जो था, लुई 14वां का जन्म 1638 ईस्वी में हुआ था। 1638 ईस्वी में हुआ था और इसका जो शासनकाल था 1643 से 1715 ईस्वी तक था। महज 5 वर्ष की उम्र में इसे शासक बना दिया गया। परंतु इसका जो कार्यभार था ये खुद ही नहीं संभालता था। इसका जो भी इसकी माँ थी, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो संभालते थे। तो ये 5 वर्ष का शासनकाल था। इसके बाद 5 वर्ष के अवस्था में इसको राजा बना दिया गया। तो शासनकाल कौन संभालता था? इनकी माँ संभालती थी और यहाँ के मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या था? कार्डिनल जुल्स माजारिन था। ये लोग मिलकर सत्ता को संभालते थे। उसके बाद फ्रांस की क्रांति में ये जो लुई 16वां था, इसका मेन जो इसका था, ये लुई 14वां का शासनकाल, ये फ्रांस की सत्ता पर, फ्रांस के राजगद्दी पर ये आजीवन राज किया। इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो आजीवन शासन करे। और कार्डिनल जुल्स थे और इनकी माँ थी, ये दोनों लोग शासन संभालते थे। तो ये मुख्यमंत्री का 1661 ईस्वी में देहांत हो गया। इसके बाद ये जो लुई 14वां थे, ये पूर्ण रूप से गद्दी अपने हाथ में पूर्ण रूप से ले लिए। और उस समय इनका उम्र कितना वर्ष हो गया था? 23 वर्ष हो गया था। 23 वर्ष की अवस्था में, 23 वर्ष की अवस्था में ये पूर्ण रूप से गद्दी अपने हाथों में ले ली थी, वहाँ की सत्ता संभाल ली थी। और ये बिना मुख्यमंत्री के ही फ्रांस की गद्दी पर बैठे और वहाँ पर बिना मुख्यमंत्री के ही फ्रांस पर शासन किए। और इसके बाद इनका जो बेटा था लुई 15वां शासन किए। और 1700 इनका जो लुई 16वां जो ऐसा शासक था, बहुत ही निरंकुश बहुत ही था। ये अपने आप को क्या मानता था? ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे कथन ही कानून है, मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, इतना ये निरंकुश शासन था। लेकिन यह एक योग्य शासक था। क्या था? योग्य शासक था। किसी भी बात को आसानी से निपटने में इसकी ज़्यादा रुचि थी। ये बहुत अच्छे से शासन करता था। निरंकुश तो था ही, लेकिन यह एक योग्य शासक था, अच्छे से शासन करता था। तो लुई 14वां जो था, ये अपने शासनकाल में बहुत सारा कई युद्ध किए, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन इसके शासनकाल में कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। इसकी जो मृत्यु हो गई 1717 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तब इसका बेटा जो था लुई 15वां, वो सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लिया। लुई 15वां। इसके बाद इसका बेटा लुई 15वां फ्रांस की गद्दी को संभाला।
और यह एक अयोग्य शासक था। ये निरंकुश तो था ही, लेकिन यह योग्य शासक नहीं था, यह अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। इसके पिताजी जो थे लुई 14वां, इसे बहुत पढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन ये पढ़ा लिखा शासक नहीं था। यह एक क्या था? अयोग्य शासक था, अनपढ़ शासक था, अनपढ़ शासक था। और इसे नशे की भी आदत थी, इसे ये नशा करता था, नशे की आदत थी। और इसके शासनकाल में 7 वर्षों तक युद्ध हुआ, 7 वर्षों तक इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ, 7 वर्षीय युद्ध, 7 वर्षों तक इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ, जिससे इसके राजकोष से खजाना और खाली हो चुका था। और उसके बाद ये अपने शासनकाल में जितना भी फ्रांस का जो भी खजाना था, वो वहाँ का राजकोष का खजाना, ये अपने अयोग्यता के कारण खो चुका था। इसके बाद इसका पौत्र लुई 15वां का पौत्र लुई 16वां शासन बना, शासक वहाँ पर शासन किया, शासक बना। और लुई 16वां जो था, ये भी लुई 14वां की तरह योग्य नहीं था, ये भी एक अयोग्य शासक था। इसका शादी हुआ था, इसकी पत्नी जो थी मेरी अंतोनेट जो थी, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और इसका प्रभाव लुई 16वां पर था। और ये जो थी बहुत फिजूल खर्ची औरत थी, इसको अपने प्रजा से कोई मतलब नहीं था। और इसके राज दरबार में 15,000 ऐसे अधिकारी थे, 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो कोई भी काम नहीं करते थे और इसी तरह बैठकर ही वेतन ले रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये लुई 16वां का निरंकुशता बढ़ता गया और वहाँ की जनता इससे असंतुष्ट थी, लुई 16वां से, इसकी पत्नी से भी। दोनों लोग अच्छे शासन नहीं करते थे फ्रांस पर। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जनता को 3 स्टेट में बांटा गया था, 3 स्टेट में बांटा गया था। पहला जो स्टेट था पादरी वर्ग का था, ठीक है। और ये भी जो थे 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो थे इसी तरह कोई भी काम मतलब बैठ कर ही पैसा लेते थे, जितना भी चर्च का जो भी था वो मेन मालिक थे। और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में कोई भी भाग वगैरह भी नहीं लेते थे। और सबसे ज़्यादा संपत्ति उच्च वर्ग के पास ही थी। निम्न वर्ग क्या थे कि चर्च का जितना भी कार्यभार था वो संभालते थे निम्न वर्ग। और ये एक मतलब उदार दिल वाले थे, लोगों की बातों को समझते थे। और 1789 का जो क्रांति हुआ था उनमें निम्न वर्ग ने भाग लिया था। उसके बाद जो दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग का था। दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग का था। कुलीन वर्ग में मतलब ये भी एक उच्च कास्ट के ही लोग थे और इनका भी वर्चस्व ज़्यादा ही था। ये भी 2 भागों में ही बटे हुए थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और इन लोग में भी हमेशा टकराव होते रहता था। लेकिन तीसरा वर्ग जो था वो किसानों का था। इसमें किसान आते थे, डॉक्टर आते थे, जो भी मतलब वहाँ के जो भी लोग इन लोग का काम करते थे, ये दोनों का मान लीजिए खेतों में काम करते थे या फिर कहीं पर भी, तो उसमें वो लोग तीसरे वर्ग में ही आते थे। और तीसरे वर्ग को ही मध्यम वर्ग कहा जाता है। तीसरे वर्ग को ही मध्यम वर्ग भी कहा जाता है, मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। तो वो जो पादरी वर्ग थे ये क्या करते थे, लुई 16वां के शासनकाल में, लुई 16वां के शासनकाल में जो पादरी लोग थे वो क्या करते थे कि हर एक 4 से 5 साल पर, 4 या 5 साल पर, वर्ष पर कर का वसूली करते थे। और ये जो कर का वसूली करते थे वो सिर्फ तीसरे स्टेट पर ही लागू था। ये 2 लोग नहीं देते थे कर, सिर्फ तीसरा स्टेट ही देता था
किसान, मजदूर, जो भी लोग थे यही सब देते थे, ठीक है। और ये जो कर वसूलते थे इनको कहा जाता था टैक्स फार्मर। क्या कहा जाता था? टैक्स फार्मर कहा जाता था। ये चीज़ निम्न वर्ग नहीं वसूलते थे, उच्च वर्ग वसूलते थे। जो भी कर था उच्च वर्ग वसूलते थे, और सिर्फ तीसरा वर्ग वसूलते थे। और जो भी इनके पास बचा हुआ धन था वो अपने जेब में रखते थे। और कुलीन वर्ग क्या थे? कुलीन वर्ग को कोई भी कर देना नहीं पड़ता था। फिर भी ये 1789 की क्रांति में अपनी भूमिका निभाया, और उच्च वर्ग नहीं निभाया, ये निम्न वर्ग ही निभाया। क्योंकि उच्च वर्ग के जो लोग थे वो निम्न वर्ग पर हमेशा दबाव देते रहते थे। और तीसरा जो स्टेट था वो बहुत ही मतलब इस पर हर तरीके, हालांकि इनके पास हर चीज़ था, ऐसा बात नहीं था। डॉक्टर थे, इसी में डॉक्टर भी आ जाते थे, शिक्षक भी आ जाते थे, सारे लोग इसमें आ जाते थे। तीसरा स्टेट में इनके पास सारा चीज़ था, फिर भी इन पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे। जैसे भूमि कर लगाया जाता था, भूमि कर लगाया जाता था। भूमि कर को कहते थे, भूमि कर लगाया जाता था, ठीक है। भूमि कर को टैले कहे जाते थे। और धार्मिक कर लगाया जाता था। धार्मिक कर जिसको तीथे कहते थे, तीथे, टैले और तीथे, 2 कर लगाया जाता था। और भी खाद्य पदार्थ का जो भी सामान था, जैसे नमक और जो भी मतलब खाने का चीज़ था, उस पर भी कर लगाया जाता था, जिससे लोगों में असंतोष की भाव उत्पन्न हुआ। और ये लोग राजा के महल में, लुई 16वां का महल में गए, और महिलाएं भी थे, बहुत सारी महिलाएं भी थी। गई रानी से बोली कि हमें रोटी दो या फिर मौत दो। तो उस समय रानी इतना भी उसको पता नहीं था कि जनता में मतलब बाहर क्या हो रहा है, बाहर लोग रोटी नहीं मिल रही है। और ये बात कर रही थी केक का, ये कह रही थी कि अगर मेरी जिसकी पत्नी थी मैरी अंतोनेट, ये जो थी बोल रही थी कि लोगों को रोटी नहीं मिल रहा है तो केक क्यों नहीं खा रहे हैं। इतना ये अनजान थी कि ये बोल रही थी केक क्यों नहीं खा रहे हैं। अपने भोग विलास में इतना मतलब ये मग्न थी कि इसको कुछ भी पता नहीं था कि जनता में क्या हो रहा है। इस प्रकार से 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ। 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ। सबका मेन जड़ यही है कि वहाँ के राजा अच्छे से लोगों को नहीं देखते थे। जो भी बात था मतलब जो भी था अपने आप में ही रहते थे, अपने आप में ही मतलब फिजूल इसकी जो मेरी अंतोनेट थी फिजूल खर्ची थी। और एक तो लुई 14वां के शासनकाल में ही उतना युद्ध किया, राजकोष से खजाना घटता गया। प्लस में लुई 15वां भी अयोग्य शासक था। ये भी इंग्लैंड के साथ 7 वर्षों तक युद्ध किया, जिससे कि मतलब राजकोष से खजाना खाली हो गया। और ये लुई 16वां और इसकी पत्नी इतनी मतलब अपने मग्न में थी कि इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जनता में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे जनता में आक्रोश आया। और फिर क्या हुआ कि 5 मई 1789 ईस्वी को 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां द्वारा स्टेट जनरल में स्टेट्स जनरल में एक सभा बुलाई गई और जिसमें सारे लोग उसमें मतलब बात करने के लिए सारे लोग को बुलाया गया। तीनों स्टेट को बुलाया गया। फर्स्ट स्टेट पादरी वर्ग को, सेकेंड कुलीन वर्ग को और थर्ड जो भी फर्स्ट स्टेट थे पादरी, इसमें 300 प्रतिनिधि थे। और जो 1 मिनट 5 मई को जो सभा बुलाई गई, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट अच्छे से देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। 5 मई 1789 ईस्वी को
स्टेट जनरल में स्टेट्स जनरल में एक सभा बुलाई गई जिसमें फर्स्ट जो स्टेट था पहला पादरी वर्ग, इसमें 300 प्रतिनिधि थे। दूसरा जो था कुलीन वर्ग, इसमें भी 300 प्रतिनिधि थे। और तीसरा जो था किसान मजदूर का, किसानों मजदूरों डॉक्टरों शिक्षक जो भी थे, किसान मजदूर डॉक्टर शिक्षक जो भी लोग थे, इनकी जो थी 600 लोगों की सभा थी। तो लुई 16वां पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे तीसरे स्टेट वाले लोग, और बोल रहे थे कि मत का जो भी गणतंत्र का स्थापित किया जाए, प्रजातंत्र जो राजतंत्र है वो तो बात सही है, लेकिन हम लोग के हिसाब से काम होना चाहिए। मतलब राजतंत्र को एक ऐसे रूप में देखा जाए कि मतलब लगे कि हम लोग का भी भलाई हो रहा है, उदारवाद का भावना होना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो लुई 16वां था वो अलग अलग मत करवा रहा था, यानी ये दोनों का अलग मत है और इसका अलग मत है। तो इस प्रकार इसका जो तीसरा स्टेट था वो भड़क गया, भड़क कर स्टेट जनरल से बाहर निकल पड़ा। बाहर निकल गए ये लोग, तीसरा स्टेट के लोग बाहर निकल गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाहर निकल गए तो लुई 16वां के प्रति इन लोग में आक्रोश की भावना जग गई तीसरे स्टेट वाले लोग में। और एक तो इन लोग को रोटी नहीं मिल रहा था, और दूसरा अफवाहों में ये लोग आ गए थे कि लुई 16वां जो था हम लोग को रोटी नहीं दे रहा है, और बोल रहा है, मतलब इन लोग को लगा कि अब हम लोग पर गोली चलवाएगा और हम लोग मतलब इसी तरह मर जाएंगे। तो क्या किया कि इन लोग में जो भी क्रांतिकारी लोग थी, इन लोग में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तीसरे स्टेट वाले लोग में, और पादरी वर्ग में भी जो निम्न वर्ग थे, कुलीन वर्ग के भी जो निम्न वर्ग थे, ये सारे लोग में राष्ट्रवाद की भावना जगी। और ये लोग एक बास्तिल का किला था बास्तिल का किला था, बास्तिल का किला ये जो था निरंकुश का प्रतीक था। इसमें कैदी लोग को रखा जाता था, और ये लोग मिलकर क्या किए कि जितने भी प्रतिनिधि थे मिलकर उस किले पर आक्रमण कर दिए, और कुछ घंटों के बाद उस किले को ध्वस्त कर दिया, और वहाँ पर जो भी कैदी थे उसको छुड़ा लिए। और उस समय कैदी ज़्यादा नहीं थे, मात्र 6 से 7 कैदी थे, ज़्यादा कैदी नहीं थे। और इस प्रकार ये जो घटना थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी की थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी की थी ये घटना। तो इस प्रकार 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो ये तो हमारा था 1789 ईस्वी का क्रांति, कि किस तरीके से लोग मतलब गए और अपने देश को मतलब राजा से मुक्त कराया। लेकिन 1789 ईस्वी में ये जब हुआ तो उस समय लुई 16वां जो था वो तो राजा था ही, वो हटा नहीं था। लुई 16वां राजा बना था यहाँ का, लेकिन इसका प्रभाव कम था। प्रजातंत्र प्रजा के हिसाब से चलता था। लुई 16वां 1789 ईस्वी का ये जो क्रांति हुआ, और इसमें जो लुई 16वां का शासनकाल हटा नहीं, लुई 16वां वहाँ का राजा बना रहा। और जो ये मतलब जो तीसरा स्टेट यहाँ पर मतलब किया था, क्रांति किया था, तो इसके मेन नेता जो थे कौन थे? मिराबियो थे। सारे की जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी की, इसके मेन नेता मिराबियो थे। और ये लोग ने मिलकर, लुई 16वां सिर्फ नाम मात्र का राजा था, और कुछ मतलब इसका मतलब उतना शासन चलता नहीं था, ये सिर्फ नाम मात्र का राजा बच गया था। लेकिन सारा काम जनता के द्वारा ही हो रहा था, जनता जो कर रहा था वही हो रहा था। इसके मेन नेता जो थे मिराबियो द्वारा ही कोई भी काम संपन्न हो रहा था। मिराबियो द्वारा ही कोई भी काम संपन्न हो रहा था। और जो मतलब ये अपना संसद बनाए, नेशनल असेंबली,
असेंबली, ये अपना बनाया, नेशनल असेंबली बनाया, ठीक है। और नेशनल असेंबली बनाया और 1791 ईस्वी में 1791 ईस्वी में संविधान यहाँ तैयार किया गया। संविधान और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया। संविधान और क्या, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। यानी शक्ति पृथक्करण, इसमें जो काम राजा अकेले सारा काम करता था 3 लोग में विभाजित किया गया। कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, इसमें आता है कार्यपालिका विधायिका और तीसरा जो था न्यायपालिका। ये तीनों को अलग अलग कार्य दिया गया। यानी राजा लुई 16वां का शासनकाल था, वो खुद से नहीं करता था, मेन बागडोर इनके हाथ में था। और जो भी ये तीन पार्ट में बांटा गया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 1791 ईस्वी में, ये सारे लोग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है कि मिराबियों की मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्यवश क्या होता है, मिराबियों की मृत्यु हो जाती है। उतना चीज़ लागू हुआ था, लेकिन मतदान देने का अधिकार अभी लागू नहीं हुआ था। संविधान तो लागू हो गया था, लेकिन मतदान का अधिकार अभी लागू कर नहीं था। तब तक से इनका मृत्यु हो जाता है। तो लुई 16वां जो था, इसका आतंक बढ़ जाता है। लुई 16वां का आतंक फिर से बढ़ जाता है और वो जैसे पहले काम करता था वैसे करता है। और जो भी ऑस्ट्रिया और स्वीडन, जो भी आसपास के देश थे, वो फ्रांस पर युद्ध करते हैं, फ्रांस के लिए युद्ध करते हैं। और इस प्रकार से लुई 16वां के शासन का आलोचना होने लगती है। और जो भी मिराबियों द्वारा बनाया गया था संविधान, उसको ये लुई 16वां तहस नहस कर देता है और बोलता है कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब मेरा राज्य है और हम जैसे कहेंगे वैसे चलेगा। तो इस बीच एक और नेता आता है, मैक्समिलियन मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ये क्या करते हैं कि राजा के विरुद्ध जंग छेड़ते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जो मिराबियों द्वारा लागू किया गया था नियम वही रहेगा। और 1792 ईस्वी में ये फ्रांस जो भी वहाँ का सत्ता था, उसको पूर्ण रूप से उस पर मतलब अच्छे से अपना प्रभाव जमा लिए और मतलब यहाँ विरोध करने लगे। और जो भी वहाँ की जनता, कुछ लोग पादरी वर्ग जो थे, कुलीन वर्ग थे, वो जो चाहते थे कि नहीं, लुई 16वां द्वारा ही राज किया जाएगा। तो इस विरोध में ये मैक्समिलियन इसको जनता भी इसका साथ दे रही थी बहुत अच्छी तरीके से। और 1792 ईस्वी में क्या हुआ कि 17,000 इसी के द्वारा, मैक्समिलियन के द्वारा ही 17,000 लोगों को फांसी दी गई। 17,000 लोगों को फांसी दी गई और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए लुई 16वां के विरोध में। और अंत में क्या हुआ कि 21 सितंबर 1792 ईस्वी को कन्वेंशन 21 सितंबर 1792 ईस्वी को ये जो मतलब मैक्समिलियन रॉब्सपियर थे, 21 सितंबर 1792 ईस्वी को
ये क्या किए कि नेशनल असेंबली का जो संसद था, नेशनल असेंबली, इसका नाम बदलकर कन्वेंशन रख दिए, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन का सरकार और डायरेक्टरी का सरकार, तो वो कन्वेंशन रख दिए, कन्वेंशन, इसका नाम बदलकर कन्वेंशन रख दिए। और इस प्रकार 17,000 लोगों को फांसी दी गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। और देशद्रोह के विरोध में, क्योंकि 14 जुलाई को ही देश आज़ाद हो चुका था, फ्रांस को आज़ादी मिल चुकी थी, प्रजातंत्र हटा दिया गया था। इसके बाद भी लुई 16वां बोल रहा था कि नहीं मेरा राज ही है। तो इस देशद्रोह के विद्रोह में क्या हुआ कि लुई 16वां को फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई? तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दे दी गई। लुई 16वां को फांसी दे दी गई और कुछ दिन के बाद इसकी पत्नी जो थी राष्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंत्योनेट, उसको भी फांसी दे दिया गया। तो ये था हमारा 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति, कि कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रहा था और किस तरीके से उसको राजा द्वारा दबा दिया जा रहा था। और इसके बाद हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे कि नेपोलियन, इसके बाद नेपोलियन का शासन आता है, जो कि अभी हम बता चुके थे, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। हम आपको मतलब अच्छे तरीके से जानकारी देने के लिए ही 1789 ईस्वी का क्रांति बताएं, क्योंकि बार बार 1789 ईस्वी का जिक्र आएगा कि क्या हुआ था। तो इस बातों को समझने के लिए आपको 1789 ईस्वी की क्रांति अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और इसके बाद नेपोलियन का जो है, इसका शासन काल आएगा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बनेगा, बोनापार्ट। उसके बाद जुलाई 1830 की क्रांति और जुलाई 1848 की क्रांति हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।